इंसान की जिंदगी दो भागों में बटी हुई है। या तो वो पूरे टाइम दौड़ता भागता रहता है और या फिर वो आराम करता रहता है। और हम लोगों की जिंदगी पूरे समय इन्हीं दो चीजों के बीच में झूलती रहती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम दिन भर खूब मेहनत करते हैं ताकि रात को आराम कर सकें, रात को आराम करके उठते हैं ताकि दौड़ भाग कर सकें फिर से। अगर केवल आराम में रहे तो भी दुखी और केवल दौड़ भाग में रहे तो भी दुखी। तो ऊपर वाले ने भी इन दोनों चीजों से निपटने के लिए दो सिस्टम बना के डाल दिए कि भैया अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया है तो तुमको दौड़ने के हिसाब से एक सिस्टम चाहिए, और अगर तुम बढ़िया इतवार के दिन खाना खा के और बढ़िया दाल चावल खा के दोपहर को 3:30 बजे पसर के सो रहे हो तो तुम्हें उसके लिए दूसरा सिस्टम चाहिए। तो ऊपर वाले ने जो सिस्टम बनाए उनका नाम हमने रखा एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक को आप कह सकते हो भागो भागो वाला सिस्टम है और एक को आप कह सकते हो आराम करने वाला सिस्टम है। भागो भागो मतलब क्या कि कुत्ता पीछे पड़ गया या बहुत गुस्सा आ रहा है, आप दिल्ली में हो, नोएडा में हो और आगे वाला गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा रहा है, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, आपके नथुने फूल रहे हैं, आपको टेकीकार्डिया हो रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है कि इसको उतर के अभी दो टिकाते हैं, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा कि आप खाना खा के बढ़िया पसरे हुए हो, दोपहर का समय है, एसी चल रहा है, नींद आ रही है, उस समय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जब काम करता है तो जो चीज निकलती है उन्हें हम कहते हैं एड्रीनर्जिक वाली चीजें, और पैरासिम्पैथेटिक के टाइम जो निकलती हैं वो है कोलिनर्जिक वाली चीजें। अब दोनों सिस्टम जरूरी हैं और दोनों के अपने अपने कार्य हैं। जैसे सिंपैथेटिक क्या चाहता है? सिंपैथेटिक चाहता है कि जब आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा हो तब आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए ताकि जरूरत के हिसाब से कार्डियक आउटपुट निकल सके, आपका बीपी बढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि सारे टिश्यूज को पर्याप्त ब्लड पहुंच सके, आपका प्यूपिल्स डायलेटेड होना चाहिए ताकि आपको ठीक से दिख सके, आंखें चौड़ी हो जाएं, आपके ब्रोंकियोल्स डायलेटेड होने चाहिए ताकि आपके लंग्स में बराबर ऑक्सीजन पहुंच सके, और आपकी स्मूथ मसल्स रिलैक्स्ड होनी चाहिए, यानी आपके ब्लैडर वगैरह सब रिलैक्स्ड होने चाहिए कि आपको उस समय सूसू नहीं आ रही हो, आपके सारे स्फिंक्टर्स टाइट होने चाहिए कि उस समय आपको ना रिगर्जिटेट करना है, ना आपको सूसू करनी है, ना आपको पॉटी करनी है, आपको सिर्फ अपनी जान बचाने पे, भागने पे ध्यान देना है। तो ये तो हुआ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम कि जब आप भाग रहे हो, जिंदगी की दौड़ भाग में हो, बहुत एक्साइटेड हो, तब काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करता है? इसका ठीक उल्टा। जब आप आराम कर रहे हो तब शरीर मेंटेनेंस के मोड में होता है कि साहब जब भी रेस्ट कर रहे हैं तो पल्स को आराम से कम कर लो, जो जितनी भी धुलाई पोछाई सफाई करनी है वो कर लो, तो सिक्रीशन सारे बढ़ जाएं, गैस्ट्रिक जूस निकलना शुरू हो जाए और आपके प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएं, उनको रेस्ट मिल जाए, आपकी स्मूथ मसल्स बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट हो, खूब पेरिस्टालसिस हो कि आपने जो खा रखा है वो पच जाए, और इसके अलावा आपको सुसु करनी है, पॉटी करनी है, वो सारे स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएं। ये सब काम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ठीक, अब अगर कभी कभी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा पगला जाए तो क्या होगा? मान लो एक तो होता है कभी कभी किसी ने ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग कर ली, उसने कुछ कीटनाशक पी लिया तो उसको यही सिम्टम आते हैं, उसको ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, उसके सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, आंसू आते हैं, सलाइवेशन होता है, पेरिस्टालसिस होता है, डायरिया लग जाता है। पर चलो तो बीमारी है, पॉइजनिंग है। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी कारण से पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है एब्डोमेन में, जैसे कि बिलियरी कोलिक हो रहा है, मतलब गॉल ब्लैडर में ऐंठन हो रही है, या कि आपके इंटेस्टाइन्स में कोलिक हो रहा है, या कि ब्लैडर के कारण हो रहा है, या कि बावेल के कारण हो रहा है, या कि यूट्रस के कारण हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में इस पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी से निपटने के लिए जो दवाई हम देते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक सिस्टम है, इसकी जो उल्टी दवाई है उनको हम एंटीकोलिनर्जिक कहते हैं। एंटीकोलिनर्जिक का एक नाम लिखोगे जरा कमेंट सेक्शन में, जल्दी से लिख के तो बताओ, 10 सेकंड वेट करूंगा, लिखो। एंटीकोलिनर्जिक में सबसे कॉमन दवाई जो तुमको पता होगी वो है एट्रोपिन। दूसरी भी दवाइयां हैं, हायोसिन है जिसको हम बस्कोपान नाम से जानते हैं, डाइसाइक्लोमीन है जिसको कि हम साइक्लोपाम नाम से जानते हैं, और ड्रोटावरिन है जिसको कि हम ड्रोटिन के नाम से जानते हैं। तो हमारा एक कोर्स है जिसको हम कहते हैं 20 ड्रग्स फॉर जीपी, जिसमें कि हम 20 दवाइयां पढ़ाते हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर्स के काम आती हैं। ये कोर्स किसी को डॉक्टर बनाने का कोर्स नहीं है, ये कोर्स बने बनाए डॉक्टरों की फार्मेकोलॉजी रिवाइज कराने का कोर्स है।
तो डॉक्टर्स के लिए कोर्स है, हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है। इसमें हम 20 दवाइयां पढ़ा रहे हैं, उनमें से एक ग्रुप है दवाइयों का डाइसाइक्लोमीन और ड्रोटावरिन, इन्हीं की हम आज बात कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि डाइसाइक्लोमीन और ड्रोटावरिन दोनों एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। एंटीकोलिनर्जिक मतलब क्या, कि वो जितने हमने आराम वाले सिस्टम देखे थे उसका उल्टा काम करती है, मतलब सिक्रीशंस को कम करती हैं, और किसी भी कारण से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण यदि स्पाज्म हो रहा है, स्पाज्म मतलब ऐंठन या मरोड़ जिसको आप कहते हो, वो हो रहा है, चाहे वो इंटेस्टीन का हो, चाहे यूट्रस का हो, चाहे गॉल ब्लैडर का हो, उसके पेन को ये रिलीव करती है। दो तरह के पेन होते हैं, हमने पहले भी कई जगह पढ़ा है। एक होता है आपका सोमैटिक पेन और एक होता है विसरल पेन। सोमैटिक पेन का मतलब वो जो आपको मान लीजिए कि किसी उंगली में चोट लग गई, एक कील यहाँ चुभ गई, अब आपसे मैं पूछूं कि कहाँ दर्द हो रहा है साहब, आप बताओगे एग्जैक्टली यहाँ पे दर्द हो रहा है। दूसरा होता है विसरल पेन, जो कि एब्डोमेन में या चेस्ट में कई बार होता है। अब मैं उसमें आपसे पूछूं कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है, तो आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली यहाँ दर्द हो रहा है, आप कहोगे यहाँ पेट में कहीं थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो ये जो विसरल पेन है ये अक्सर स्पाज्म के कारण होते हैं, ये अक्सर कोलिनर्जिक एक्टिविटी के कारण होते हैं, और ऐसे में सबसे अच्छी दवाइयां जो इनमें काम करती हैं वो आपके एनसेड्स नहीं है, वो आपकी डायनापार, कॉम्बिफ्लाम, ब्रूफेन नहीं है, वो आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, जैसे डाइसाइक्लोमीन, जैसे ड्रोटावरिन। तो कहाँ दे सकते हैं इनको, इन्हें हम दे सकते हैं किसी भी नॉन इन्फेक्शियस डायरिया में। अगर इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उस डायरिया को हो जाने दो, उस इन्फेक्शन को निकल जाने दो। लेकिन अगर नॉन इन्फेक्शियस डायरिया हो रहा है, जैसे इरिटेबल बावेल सिंड्रोम में होता है, फंक्शनल बावेल सिंड्रोम में होता है, यानी कि व्यक्ति साइकोलॉजिकली किसी रीजन से ऐसा हो जाता है कि उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, फिर उसके साथ उसको क्रैम्प्स आते हैं, तो ऐसे डायरिया के जो क्रैम्प के पेन है उनमें ये दोनों दवाइयाँ बड़ा अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर के कारण जो पेन होता है, जिसको हम बिलियरी कोलिक कहते हैं, उसमें ये दवाइयाँ बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो इस तरह की चीज़ों में इनके हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, साइक्लोपाम देते हैं तो उसमें डाइसाइक्लोमीन प्लस पैरास्टामोल हो जाता है, या कई बार हम इसका क्या होती है आपकी बेफिनामिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन बना देते हैं डाइसाइक्लोमीन का। देन रीनल कोलिक में ये बड़ा अच्छा काम करती है। रीनल कोलिक में अगेन क्या रीजन है कि आपकी किडनी में से कोई स्टोन पास हो रहा है, कहीं यूरेटर में अटक रहा है, उसके कारण स्पाज्म हो रहा है, स्पाज्मोडिक पेन है, विसरल पेन है, अगेन ये अच्छा काम करेगा। और कहाँ दे सकते हैं इसको, डिस्मेनोरिया में बड़ी काम की दवाई है ये। मतलब महिलाओं को जब पीरियड के आने के समय यूट्रस के टू मच कॉन्ट्रैक्शन से जो पेन होता है, उसके दर्द में ड्रोटावरिन यानी कि ड्रोटिन या डाइसाइक्लोमीन दोनों बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा कभी कभी ब्लैडर के जब स्पाज्म होते हैं, जैसे कभी किसी को यूटीआई में देखा हो, किसी को यूटीआई होता है, सिस्टाइटिस हुआ या लोअर यूटीआई हुए, उसमें पेशेंट को ब्लैडर का भी स्पाज्म होता है। कैसे कि पेशेंट को बार बार ब्लैडर में ऐंठन फील होगी, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, बार बार सूसू जाने की इच्छा होगी, ये सब कई बार ब्लैडर की स्मूथ मसल की टाइटनिंग के कारण होता है। ऐसे में यदि आप ड्रोटिन या डाइसाइक्लोमीन दें तो उस पेशेंट को अच्छी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलती है। तो ये तो बात हुई इनके इफेक्ट्स की या यूजेस की। अब इसके डोसेज की बात कर लेते हैं। तो दोनों दवाइयां हैं, डाइसाइक्लोमीन और ड्रोटावरिन, इनके डोसेज हर जगह किताब में आपको मिल जाएंगे। अगर एडल्ट पेशेंट है तो थोड़ा सा हायर डोज से ही शुरू करें, बच्चा है तो आप 10 mg से स्टार्ट करें डाइसाइक्लोपाम को। इसका आईएम भी लगा सकते हैं, आईवी कम यूज होता है इसका साइक्लोपाम का, लेकिन फिर भी दिया जा सकता है यदि आप ढंग की सेटिंग में है तो। इसी तरह से ड्रोटिन को भी आप आईएम दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं, डोसेज मैंने लिखी दिए हैं। एडल्ट में यूजुअली हम 80 mg से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी इतने पेन में होता है कि आपको टाइट्रेट करके बढ़ाने का टाइम नहीं देता। आईएम भी लगा सकते हो यदि आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं। तो ये बात हुई इनके डोसेज की। साइड इफेक्ट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जितनी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कोलिनर्जिक के ठीक उल्टे होते हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम क्या कर रहा है कि आंखों से बहुत आंसू आएंगे, ये उसको रोक देगा, या कि ब्लैडर बावल के मूवमेंट बढ़ जाएंगे, ये उसको रोक देगी। यही इसका साइड इफेक्ट है, ये इसका इफेक्ट है। फिर सलाइवा ड्राई हो जाएगी, और क्या होता है इससे आपका बावल मूवमेंट बंद हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो अंग्रेजी की किताबों में एक निमोनिक चलता था जिसको हम कहते थे कि कांट सी, कांट पी, कांट स्पिट एंड कांट शिट। इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। इसका हिंदी बनाने जाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, उसको छोड़ देते हैं।
कब नहीं देना है इन दवाइयों को? इन दवाइयों को नहीं देना है आपको जब इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो रखा हो। यानी यदि किसी को इकोलाई का डायरिया हो रहा है या सैल्मोनेला है या कुछ है, ऐसे में आपने ये दवाई दी तो वो बैक्टीरिया और अंदर रुक जाएगा और ऐसे में ये दवाइयां देना रिस्की है। इसके कारण इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इंटेस्टाइन फट सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो इन्फेक्टिव कॉजेज में इसको प्लीज 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 न दें। जितनी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो सब टेकिकार्डिया कराती हैं, और टेकिकार्डिया में अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसको दिक्कत हो सकती है, उसको एरिथमिया हो सकते हैं, तो कार्डियक पेशेंट्स को जरा न दें इसे। फिर प्रोस्टेट की बीमारियों में आपको नहीं देनी है, और कहाँ नहीं दे सकते इसको? माइस्थीनिया ग्रेविस में न दें, इसे ग्लूकोमा में न दें, इन सारी स्थितियों में इसे न दिया जाए। दूसरे, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में बहुत ऐसा अनसेफ नहीं है, कोई ऐसे बहुत टेराटोजेनिक इफेक्ट्स नहीं देखने को मिले हैं, पर फिर भी प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, सीवियर लिवर डिजीज या सीवियर रीनल डिजीज, इन सारी चीज़ों में कोई भी दवाई बहुत सोच के देनी चाहिए। बेहतर है कि स्पेशलिस्ट से बात करें। जनरल प्रैक्टिस में हर चीज़ अपने सर पे क्यों ली जाए? ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है कि किस पेशेंट को रखना है और किस पेशेंट को छोड़ना है या किस पेशेंट को रेफर करना है। मुझे तो लगता है कि शायद आप रेफर करके कई बार आप ज़्यादा मरीज का भला करते हो बजाय किसी भी और कारण के। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो ये हमारे ऐसे 20 दवाइयों के 20 लेक्चर हैं, और भी बहुत से लेक्चर्स हैं इस कोर्स में। कोर्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि आपको अच्छा लगता हो तो बहुत छोटी सी कॉस्ट है इस कोर्स की, लगभग 299 रुपये में मैं देता हूँ, ताकि एक बार सबका रिवीजन भी हो जाए और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी ना आए किसी को। तो आप इसको चाहें तो जाके देख भी सकते हैं। हमारी वेबसाइट है clinicalguruji.com, उससे परचेज भी कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपको एंटी डायबिटिक ड्रग मेटफॉर्मिन के बारे में बात करेंगे।